हरे कृष्णा। आज नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर। आपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल पढ़ा, उसी से कहीं ना कहीं रिलेटेड है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल हम लोग को आता है तो ये चैप्टर कैपिटल स्ट्रक्चर जल्दी आ जाएगा। देखिए, जब भी आपको कोई कंपनी शुरू करनी है या कोई भी बिजनेस शुरू करना है, मे बी इन एनी फॉर्म, तो आपको उसके लिए एक चीज चाहिए, इन्वेस्टमेंट। मान लीजिए आपने कोई बिजनेस देखा कि यार एक काम करते हैं, 5 स्टार होटल खोल लेते हैं, बड़ा सक्सेस है, टूरिस्ट हैं, घूमने लोग हर जगह जाते हैं और आजकल लोग अच्छे होटल्स में रुकना प्रेफर करते हैं। तो आपने सोचा 5 स्टार होटल खोल लेते हैं, सब कुछ देख ली, जगह देख ली, सारा खर्चा देख लिया, प्रॉफिटेबिलिटी देख ली, आपने कहा बढ़िया प्रॉफिट होगा। लेकिन तब भी एक चीज है जो आपको परेशान कर रही है। जैसे मैं अपनी बात करता हूं, मेरे को पता है बहुत बिजनेस में इसमें बहुत प्रॉफिट है, ऐसे बहुत सारे बिजनेस मेरे को पता है कि जिसमें बहुत प्रॉफिट है, लेकिन मैं वो बिजनेसेस नहीं कर रहा। 5 स्टार होटल की बात करता हूँ, बढ़िया प्रॉफिट्स है, क्यों नहीं कर रहा हूं? एक कोई चीज ऐसी दिक्कत कर रही मेरे साथ, कैपिटल फंड्स नहीं है। यानी जब भी आप इन्वेस्टमेंट्स के डिसीजन लेते हैं, इन्वेस्टमेंट को हम लोग कैपिटल बजटिंग भी बोलते हैं, चैप्टर आपके में आएगा, वो भी सीखेंगे। जब भी इन्वेस्टमेंट के डिसीजन लेते हैं, उसके साथ साथ में फाइनेंसिंग के डिसीजन भी आ जाते हैं। अब यहां पे तो हम क्या सीखेंगे? यहां पे हम ये सीखेंगे कि आखिर हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा हो। हमें अगर जो पैसों की जरूरत है, उसमें कितना इक्विटी शेयर से लाएं, कितना डेट से लाएं, कितना प्रेफरेंस शेयर से लाएं, क्या रेशियो रखें ताकि हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर अच्छा हो। आपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाले चैप्टर में इंडिविजुअल सोर्सेस की कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना सीखा। इसके अलावा आपने ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी निकालना सीखा। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल का और जो नाम था, WACC भी इसको बोल रहे थे हम लोग, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। हमें बेसिकली एक ऐसा कैपिटल स्ट्रक्चर निकालना है, एक कैसा ऐसा कैपिटल स्ट्रक्चर बनाना है जिससे हमारी WACC कम आए कि ज्यादा आए। आपको क्या लगता है, कम से कम WACC होनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा? कॉस्ट कम से कम रखनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा? कम से कम। यानी हमें एक ऐसा कैपिटल स्ट्रक्चर अपनाना होगा जिसमें केओ, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, सबसे कम। अब जब हम बात करते हैं कि ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी केओ सबसे कम हो, ऐसा कैपिटल स्ट्रक्चर, क्या ऐसा कैपिटल स्ट्रक्चर सारी कंपनीज के लिए सेम होगा? कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए हमें 1 करोड़ की जरूरत है और हमने अपने लिए निकाला कि हमें 50 लाख रुपीस डेट से लाने चाहिए, 50 लाख रुपीस इक्विटी से लाने चाहिए, तो क्या यही रूल बन जाएगा कि सभी को 1 करोड़ की अगर जरूरत है तो 50 लाख डेट से लाए, 50 लाख इक्विटी से लाए, सबके लिए यही होगा? आंसर इज नो। हर बिजनेस के लिए चीजें चेंज हो जाती हैं। आपका कैसा बिजनेस है, क्या नीड है, जहां से आप पैसा ला रहे हैं उसकी क्या कॉस्टिंग है। इवन आपको पता है, बैंक भी जब लोन वगैरह देता है तो जो इंटरेस्ट रेट होता है ना, वो भी पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। अगर आपकी क्रेडिट रेटिंग अच्छी है तो आपका इंटरेस्ट रेट कम रहेगा, और अगर आपकी क्रेडिट रेटिंग अच्छी नहीं है तो आपका इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा ज्यादा रहेगा। वो सारी बातें आपके कैपिटल स्ट्रक्चर पे फर्क डालेंगे। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे करने वाले हैं ये पढ़ते हैं। इजी है चैप्टर, इजी मतलब कि अगर सही से समझा जाए तो इजी है। चलो देखते हैं जरा क्या है कैपिटल स्ट्रक्चर। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखें क्या लिखा है, गिवन द कैपिटल बजटिंग डिसीजन ऑफ ए फर्म। अंडरलाइन करो वर्ड कैपिटल बजटिंग डिसीजन। यहां पे लिखो, इसका मतलब होता है दैट इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन मतलब कि हम कौन सा व्यापार करें, होटल खोल लें कि स्कूल खोल लें, ये है कैपिटल बजटिंग। हमने एक व्यापार को ही चुना, यार इसमें ज्यादा मुनाफा है। लेकिन जब भी
हम कैपिटल बजटिंग का डिसीजन करेंगे, साथ में हमें कैपिटल स्ट्रक्चर का डिसीजन और करना पड़ेगा, फाइनेंसिंग डिसीजन भी लेना पड़ेगा। पढ़िएगा, गिवन कैपिटल बजटिंग डिसीजन ऑफ ए फर्म, इट हैज टू डिसाइड द वे इन विच कैपिटल प्रोजेक्ट्स विल बी फाइनेंस्ड। यानी जब भी आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन करने जाएंगे, आपको यह भी डिसाइड करना है कि किस तरीके से आप उसको फाइनेंस कराने वाले। एवरी टाइम द फर्म मेक्स एन इन्वेस्टमेंट डिसीजन, इट हैज टू अंडरटेक फाइनेंसिंग डिसीजन ऑल्सो। दोनों साथ साथ में चलते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले लिया और फाइनेंसिंग डिसीजन ना लेना पड़े, वो तो आपको साथ में लेना ही पड़ेगा। इवन आपने कोई कोर्स अगर करने की सोची तो वो इन्वेस्टमेंट डिसीजन था, लेकिन उसमें कितनी फीस लगने वाली है वो फाइनेंसिंग डिसीजन। आपने सोचा आप डॉक्टर बनेंगे, तो प्राइवेट अगर किसी कॉलेज में ज्वाइन करते हैं तो 1 CR 2 CR तो मिनिमम है, तो भाई फाइनेंसिंग भी आएगी, कहां से आएगा ये पैसा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अ डिसीजन टू परचेज अ न्यू मशीनरी और प्लांट इंप्लाइज स्पेसिफिक वे ऑफ फाइनेंसिंग दैट प्रोजेक्ट। यानी नया मशीन खरीदनी है तो इसके लिए आपको पैसा भी चाहिए, कहां से आएगा। क्वेश्चन क्या क्या है, एक क्वेश्चन तो है शुड द फर्म एम्प्लॉय इक्विटी और डेट और बोथ। दिमाग में जो उलझने हैं, एक तो ये है कि इक्विटी रखें कि डेट रखें कि दोनों रखें। व्हाट मे बी इट्स इंप्लीकेशन, क्या होंगे उसके इंप्लीकेशन। हम इक्विटी रखते हैं तो क्या होगा, डेट रखते हैं तो क्या होगा। डेट रखेंगे तो फाइनेंशियल रिस्क बढ़ेगी, फाइनेंशियल रिस्क, कमाओ ना कमाओ लिखने की जरूरत नहीं, सब मिलेगा। कमाओ ना कमाओ ब्याज देना पड़ेगा। डेट नहीं रखते हैं तो भी घाटा है, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का फायदा नहीं मिलेगा। याद है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी हमने पहले समझाया था कि डेट की मदद से आप थोड़ा ज्यादा कमा लेते, क्योंकि उनको ब्याज कम देना पड़ेगा, कमा ज्यादा लोगे तो ईपीएस बढ़ जाता है। तो व्हाट मे बी इट्स इंप्लीकेशन, व्हाट इज द एप्रोप्रिएट मिक्स ऑफ डेट एंड इक्विटी, these are the some question that a firm needs to be answered before taking up any financing decision। कैसा होने वाला है, कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, मींस अंडरलाइन कर लीजिए, स्ट्रक्चर या कॉन्स्टिट्यूशन या ब्रेकअप। इन शॉर्ट बोले तो स्ट्रक्चर ऑफ द कैपिटल एम्प्लॉयड बाय द फर्म। यानी कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, वो स्ट्रक्चर किस चीज का जो आप कैपिटल लगा रहे हैं। अगर आप 2 करोड़ रुपए लगा रहे हैं तो कहां कहां से लगा रहे हैं। द कैपिटल एम्प्लॉयड कंसिस्ट ऑफ दोनों चीजें, एक तो ओनर्स कैपिटल जिसको आप इक्विटी शेयर्स, रिजर्व एंड सरप्लस वगैरह भी बोलते हैं, और दूसरी डेट कैपिटल जो आप बाहर से लेके आए, लेंडर से लेके आए। डेट कैपिटल आप यहां पे कह सकते हैं, हम लोग कौन से डेट की बात कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म की शॉर्ट टर्म। इस पूरे चैप्टर में हम लोग लॉन्ग टर्म कैपिटल की ही बात करेंगे, शॉर्ट टर्म की बात नहीं करेंगे। शॉर्ट टर्म का जो होगा वो वर्किंग कैपिटल का एक चैप्टर आता है, उसमें डील होता है। तो डेट का मतलब है लॉन्ग टर्म डेट, जो आपने डिप्लॉय करे हैं, लगाए हैं, क्यों, लॉन्ग टर्म एसेट खरीदने के लिए। इसके अलावा इक्विटी हो सकता है, डेट हो सकता है, एक फर्म के पास कॉजी इक्विटी भी हो सकता है। कॉजी इक्विटी का मतलब समझते हो, पार्टली इक्विटी, ऑलमोस्ट इक्विटी, जिसको हम कन्वर्टेबल डिबेंचर्स बोलते हैं। कन्वर्टेबल डिबेंचर्स क्या होते हैं, विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर। तो आज वो कन्वर्टेबल डिबेंचर है, बट कल को वो इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो सकते हैं, तो इसलिए पार्टली इक्विटी के नाम से भी इसको बोल रहे हैं। फाइनेंसिंग स्ट्रक्चर और कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन एक सिग्निफिकेंट मैनेजरल डिसीजन है, क्यों, इससे आपके शेयर होल्डर के रिटर्न और रिस्क में फर्क पड़ता है। सर शेयर होल्डर के रिटर्न और रिस्क में क्यों फर्क पड़ता है, देखो एक तो आपको पता है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का फायदा आप थोड़ा डेट रखोगे तो मिलेगा और ईपीएस बढ़ेगा, यानी शेयर होल्डर का रिटर्न बढ़ेगा। दूसरी बात, अगर मान लो आप उधारी ज्यादा लाओगे, मान लो 2 कंपनियां, एक कंपनी ए एक कंपनी बी, हमें इक्विटी शेयर खरीदना है, हम सोच रहे हैं किसका खरीदें। एक कंपनी के सर पे 10 करोड़ की उधारी है, दूसरी कंपनी के सर पे केवल 10 लाख की उधारी है। रिस्क के पॉइंट ऑफ व्यू से जिसके पास 10 करोड़ की उधारी है वहां पे मेरी रिस्क ज्यादा है। क्यों, क्योंकि आपको पता है कल को अगर कंपनी बंद होती है तो पहले इक्विटी का पैसा तो मिलता नहीं, पहले तो डेट वगैरह चुकाया जाएगा। तो रिटर्न और रिस्क पे फर्क जरूर पड़ने वाला है। कॉन्सिक्वेंटली मार्केट वैल्यू जो होगी शेयर की, उसको आप इफेक्ट करता है कैपिटल स्ट्रक्चर का डिसीजन। और कैपिटल स्ट्रक्चर की डेफिनेशन की बात करें तो एक डेफिनेशन है, कैपिटल स्ट्रक्चर कंपनी का कह सकते हैं कंपोजिशन या मेकअप, किस चीज का, कैपिटलाइजेशन जो आपका है, एंड इट इंक्लूड्स सारे लॉन्ग टर्म कैपिटल रिसोर्सेज। दूसरा है कैपिटल स्ट्रक्चर मिक्स है आपके परमानेंट लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग जो डेट से है, प्रेफर्ड स्टॉक मतलब प्रेफरेंस शेयर, और कॉमन स्टॉक यानी इक्विटी की बात करें। कितनी तरीके के कैपिटल स्ट्रक्चर होते हैं, इस टॉपिक को इंपॉर्टेंट मार्क करिए।
4 तरीके के कैपिटल स्ट्रक्चर होते हैं। पढ़ के देखिए कौन कौन सा है। पहला कौन सा लिखा है? हॉरिजॉन्टल कैपिटल स्ट्रक्चर। दूसरा वर्टिकल कैपिटल स्ट्रक्चर। तीसरा पिरामिड शेप्ड कैपिटल स्ट्रक्चर। और चौथा इन्वर्टेड पिरामिड शेप्ड कैपिटल स्ट्रक्चर। मैं एक एक करके आपको पढ़ाता भी जाऊंगा, समझाता भी जाऊंगा। पहले ऊपर पढ़िएगा। कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ ए फर्म is a reflection of overall investment and financing strategy of the firm। सही कह रहे हैं। नॉर्मली हम लोग किसी भी कंपनी को जब देखते हैं और उसका कैपिटल स्ट्रक्चर देखते हैं तो हमें कहीं ना कहीं एक आइडिया मिलता है कंपनी की ओवरऑल स्ट्रेटेजी का। मतलब मान लो हमने एक कंपनी की बैलेंस शीट देखी, उस कंपनी की बैलेंस शीट में डेट है ही नहीं, सिर्फ इक्विटी है, तो हमको यह समझ में आ जाएगा कि या तो इसकी इक्विटी की कॉस्ट डेट की कॉस्ट से बहुत कम होगी, इसलिए इसने डेट लिया ही नहीं, ब्याज वगैरह बड़ा महंगा मिल रहा होगा, या फिर ये कंपनी रिस्क लेने में डरती है, डेट लेने में डरती है, रिस्क एवर्स है। एक होता है रिस्क फ्रेंडली, एक होता है रिस्क एवर्स। रिस्क एवर्स वाला बंदा रिस्क लेने में डरता है, बच बच के चलता है। और वहीं पे अगर हमने एक दूसरी कंपनी देखी जिसमें डेट का पोर्शन बहुत हैवी है, इक्विटी का कम है, तो हमें यह भी समझना पड़ेगा कि ऐसा तो नहीं कि ये तो बहुत रिस्क ले रही है, या ऐसा तो नहीं कि इसके यहां लॉसेस वगैरह इतने ज्यादा थे कि इसको अपनी लायबिलिटीज चुकाने के लिए नई नई लायबिलिटी लेनी पड़ी। मतलब मान लीजिए फॉर एग्जांपल, मान लीजिए एक बंदे ने किसी से उधार लिया, आपसे किसी ने उधार मांगा, आपने उसको उधार दे दिया। अब आप अपना पैसा मांग रहे हैं, वो दे नहीं रहा, दे नहीं रहा, दे नहीं रहा, परेशान कर रहा है। आप बराबर उससे मांग रहे हैं, आपने कहा नहीं आज तो देना पड़ेगा। अब उसके पास पैसा नहीं है, वो बंदा क्या करेगा? किसी और से उधार मांगेगा, किसी और से उधार मांगेगा, आपका उधार चुका देगा, थोड़े दिन उसको टहलाएगा, जब वो बिल्कुल हद कर देगा नहीं आज तो लेके जाएंगे पैसा, फिर वो किसी और से उधार मांगेगा। बट ये चेन ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाएगी। वो इंसान फेमस हो जाएगा कि यार वो आते हैं और उधार मांगते हैं, फिर उनसे मांगते रह जाओ, देते नहीं, उनको देना नहीं। तो डिपेंड करता है आपकी कंपनी कैसी है, बैलेंस होनी चाहिए दोनों चीजें। देखते हैं जरा सबसे पहले क्या लिखा है। तो कैपिटल स्ट्रक्चर तो अंडरलाइन कर लीजिए, रिफ्लेक्शन है आपकी ओवरऑल इन्वेस्टमेंट और फाइनेंसिंग स्ट्रेटजी का। इट शोज हाउ मच रिलायंस इज बीइंग प्लेस्ड बाय द फर्म, कितना विश्वास फर्म ने जताया है किस पे? एक तो एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, बताओ एक्सटर्नल सोर्सेज कौन से होंगे? डेट वगैरह। एंड कितना विश्वास जमाया है इंटरनल एक्रूवल्स पे। इंटरनल एक्रूवल मतलब रिटेन्ड अर्निंग, रिजर्व एंड सरप्लस, इक्विटी, खुद का पैसा, कितना पैसा इन्होंने अपना लगाया, कितना बाहर से लिया फाइनेंस एक्सपेंशन वगैरह के लिए। 4 तरीके कैपिटल स्ट्रक्चर। सबसे पहले हॉरिजॉन्टल कैपिटल स्ट्रक्चर। अब हॉरिजॉन्टल कैपिटल स्ट्रक्चर देखिए, हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे बनेगी, है ना। हॉरिजॉन्टल कैपिटल स्ट्रक्चर में होता क्या, मैं आपको थोड़ा पहले समझा देता हूं फिर पढ़ेंगे। इसमें बेसिकली इक्विटी होती है एंड रिटेन्ड अर्निंग होती है, डेट नहीं होता। यानी जिस कंपनी में डेट है ही नहीं, केवल क्या है? इक्विटी है और रिटेन्ड अर्निंग है, ऐसे कैपिटल स्ट्रक्चर को हम लोग हॉरिजॉन्टल कैपिटल स्ट्रक्चर बोलते हैं। पढ़ते हैं जरा, ये आपसे पूछेगा एग्जाम में, न्यू सिलेबस वाले ध्यान से समझना। आपसे टाइप्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर पूछेगा तो आपको चारों लिखने पड़ेंगे, और ओल्ड सिलेबस वाले आपसे ऐसे पूछ लेगा एक दो लाइन दे करके बीच में, जिसमें डेट नहीं है, केवल इक्विटी, केवल रिटेन्ड अर्निंग है, तो वो कौन सा कैपिटल स्ट्रक्चर है। इसलिए ध्यान से सभी लोग, इन ए हॉरिजॉन्टल कैपिटल स्ट्रक्चर द फर्म हैज जीरो डेट कंपोनेंट, द स्ट्रक्चर इज क्वाइट स्टेबल, स्टेबल स्ट्रक्चर है, जल्दी खड़ाएगा नहीं। एक्सपेंशन ऑफ द फर्म टेक्स इन ए लेटरल मैनर, मतलब दैट इज एक्सपेंशन अगर करना भी है तो केवल इक्विटी शेयर्स और इश्यू करेंगे या रिटेन्ड अर्निंग से करेंगे, डेट वगैरह से नहीं करेंगे। अब जरा समझो, डेट नहीं है इसका मतलब इनके यहां फाइनेंशियल लेवरेज नहीं है। कह रहे हैं द एब्सेंस ऑफ डेट रिजल्ट इन द लैक ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज नहीं। प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्टर्बेंस ऑफ द स्ट्रक्चर इज रिमूव्ड, आपका स्ट्रक्चर डिस्टर्ब्ड होगा, आपका स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी, संभावना बहुत कम है। क्यों? क्योंकि उधारी है ही नहीं हमारे सर पे। बट क्या हम इसको ये बोल दें कि सबसे अच्छा कैपिटल स्ट्रक्चर फिर यही है? क्योंकि अगर हमने ये बोल दिया सबसे अच्छा कैपिटल स्ट्रक्चर यही है, तो पूरा चैप्टर पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, बात ही खत्म हो गई। आप समझ रहे हैं? हमें तो ये पूरे चैप्टर में यही तो सीखने वाले हैं कि अच्छा कैपिटल स्ट्रक्चर कौन सा है। तो देखिए मेरी बात समझिएगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल मौज मस्ती करना अच्छी बात है कि खराब बात है?
नहीं, अब इसमें देखिए दो चीजें हैं, बिल्कुल नहीं करना खराब है, बहुत ज्यादा करना पूरे दिन वही करना भी खराब है। एक बैलेंस लाइफ होनी चाहिए कि हाँ ठीक है, आपने पढ़ लिया, 5-10 मिनट का ब्रेक ले लिया, थोड़ा हा ही यू कर लिया, माइंड रिफ्रेश कर लिया, फिर पढ़ने बैठ गए। सेम है डेट, डेट नहीं होना भी अच्छी बात नहीं है, और डेट अति से ज्यादा होना भी अच्छी बात नहीं है। एक और एग्जाम्पल है, पहले भी आपके साथ लिया मैंने, दाल में नमक नहीं होगा तो भी नहीं उतरेगी, ज्यादा होगा, डालना था 1 चम्मच डल गया 5 चम्मच, तो भी वो नहीं उतरने वाली आपसे। तो एक तो ये हुआ। दूसरा कैपिटल स्ट्रक्चर कौन सा है? वर्टिकल कैपिटल स्ट्रक्चर। इसमें होता क्या, मैं आपको समझाता हूं। वर्टिकल कैपिटल स्ट्रक्चर में बेसिकली देखिए होता क्या है, थोड़ा सा इक्विटी होता है, और रिटेन अर्निंग होगा भी तो बहुत कम, लो रिटेन अर्निंग, और इसके ऊपर और जो पैसा चाहिए, थोड़ा पैसा हम लोग लाते हैं प्रेफरेंस शेयर से, और जो ऊपर चाहिए वो डेट से लाते हैं, और पैसा चाहिए तो डेट बढ़ाते जाते हैं। देखिए वर्टिकल समझ रहे हैं, नीचे एक स्मॉल बेस है इक्विटी का, उसके ऊपर प्रेफरेंस, उसके ऊपर डेट, कल को और एक्सपेंशन करना है तो डेट से पैसा और ले आएंगे। बट यहां पे समझिएगा, वर्टिकल है, अब जैसे मान लीजिए जमीन आपके पास कम है, और उस पर आप मीनारे लाते जा रहे हैं, लाते जा रहे हैं, लाते जा रहे हैं, तो एक समय बाद क्या होगा, गिर जाएगी। सेम है, आप डेट बहुत ज्यादा ले आएंगे तो बहुत दिक्कत हो सकती है। दूसरा इसमें एक और रिस्क क्या है, जरा था ना, कंपनी के मालिक कौन होते हैं? इक्विटी शेयर होल्डर। जब इक्विटी शेयर होल्डर कम होंगे, इक्विटी शेयर्स कम होंगे, तो उस कंपनी को टेक ओवर करना इजी हो जाता है। मान लीजिए मेरे को किसी कंपनी का मालिक बनना है, अब मालिक बनने के लिए मैं करना क्या पड़ेगा, 51% ज्यादा शेयर खरीदने अपने पास। अब मान लो शेयर होल्डर बहुत सारे हैं, तो हम कहां खरीद पाएंगे? इक्विटी बहुत बड़ा है तो जल्दी हम टेक ओवर नहीं कर पाएंगे, लेकिन इक्विटी कम है तो हम कर सकते हैं। 100 का शेयर चल रहा है, हम 110 में आपको ऑफर देंगे, फटाफट बेच के जाओगे हमको। यानी इसमें एक जो रिस्क और है वो टेक ओवर की रिस्क है। आइए पढ़ के देखते हैं क्या लिखा है। वर्टिकल कैपिटल स्ट्रक्चर, बेस ऑफ द स्ट्रक्चर, जो बेस बनाते हैं, इज फॉर्म बाय स्मॉल अमाउंट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी कम रखते हैं। दिस बेस सर्व्स एज द फाउंडेशन, एक नींव की तरह है, ऑन विच सुपर स्ट्रक्चर आप तैयार कर रहे हैं, खड़ा कर रहे हैं बिल्डिंग को, ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड डेट। इंक्रीमेंटल जो भी एडिशन जब भी चाहिए होगा वो इंटायरली डेट के फॉर्म में होगा। ऐसी कंपनी में रिटेन अर्निंग बताओ ज्यादा होगी कि कम होगी? कम होगी। तो जो कमाती होगी कंपनी वो रख लेती होगी कि बांट देती होगी डिविडेंड के तौर पे? बांट देती होगी। पढ़िएगा, क्वांटम ऑफ रिटेन अर्निंग ऐसी कंपनीज में कम होती है, डिविडेंड का पे आउट रेशियो ज्यादा होता है। इन सच अ स्ट्रक्चर कॉस्ट ऑफ इक्विटी आमतौर पे हायर होती है देन द कॉस्ट ऑफ डेट, यानी केई आमतौर पे केडी से ज्यादा होता है, तभी कंपनी इक्विटी पे भरोसा ना करके डेट पे भरोसा करती है, डेट सस्ता मिल रहा होता है। हाई कंपोनेंट ऑफ डेट इंक्रीजेस फाइनेंशियल रिस्क, अंडरलाइन कर लीजिए, डेट बढ़ाएंगे फाइनेंशियल रिस्क बढ़ जाएगी और आपका स्ट्रक्चर अनस्टेबल हो जाएगा। बात समझ में आई कैसे? लेवरेज चैप्टर भी आप ज्ञानी हैं, डेट बढ़ाते हैं फाइनेंशियल लेवरेज बढ़ता है, फाइनेंशियल रिस्क बढ़ती है। द फर्म बिकॉज ऑफ रिलेटिवली लेसर कंपोनेंट ऑफ इक्विटी, आपकी क्योंकि इक्विटी कम है, इज वनरेबल टू होस्टाइल टेक ओवर। वनरेबल का मतलब समझते हैं? रिस्क है, डर है। होस्टाइल टेक ओवर समझते हैं? होस्टाइल टेक ओवर होता है अनफ्रेंडली टेक ओवर, एक होता है फ्रेंडली टेक ओवर। फ्रेंडली टेक ओवर का मतलब क्या होता है कि जैसे मेरा एक बिजनेस है, आपका एक बिजनेस है, हम दोनों ने हाथ मिलाया, आप अपनी कंपनी, आपने हमारे ऊपर, हमारे साथ मर्ज कर लिया, हमने टेक ओवर कर लिया, साथ में काम कर रहे हैं, या आपकी सहमति से टेक ओवर हुआ। होस्टाइल टेक ओवर क्या होता है? आपकी सहमति नहीं थी, लेकिन आप नहीं मान रहे हो, हमने मार्केट में और इक्विटी शेयर होल्डर 51% लाने थे, ज्यादा पैसा देके ले आए, अब आपके पास आपके शेयर रखे हैं, तब भी आप मेजॉरिटी में नहीं रहे। समझे? तो दिक्कत यह है, जहां पे इक्विटी का अमाउंट कम है वहां खरीदना आसान है, जहां इक्विटी का अमाउंट करोड़ों अरबों होगा वहां एक इंसान, दो इंसान के लिए खरीदना मुश्किल होगा। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में अंतर क्या है भी अगर देखिए
हॉरिजॉन्टल में डेट नहीं था, केवल इक्विटी रिटेन अर्निंग थी। वर्टिकल में था क्या, इक्विटी कम था, रिटेन अर्निंग कम थी, पे आउट रेशियो ज्यादा था, उससे ऊपर हम जो कर रहे थे यानी बेस के ऊपर जो जा रहे थे थोड़ा प्रेफरेंस, और उसके ऊपर एवर इंक्रीजिंग डेट। अब आता है तीसरा और चौथा, पैरामिड शेप्ड कैपिटल स्ट्रक्चर। अच्छा, पैरामिड शेप कैसा होता है पिरामिड? बिल्कुल ठीक है, यानी कुछ इस तरीके से। अब पिरामिड शेप्ड कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या होता है, इक्विटी का पोर्शन और रिटेन अर्निंग का पोर्शन थोड़ा ज्यादा होता है, ये देखिए नहीं ज्यादा, डेट का पोर्शन कम होता है। किसका पोर्शन ज्यादा होता है? इक्विटी का और रिटेन अर्निंग का। पढ़ के देखते हैं। अब पिरामिड शेप्ड कैपिटल स्ट्रक्चर हैज ए लार्ज प्रोपोर्शन कंसिस्टिंग ऑफ इक्विटी कैपिटल एंड रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग कौन सी होती है? विच हैव बीन प्लग्ड बैक इनटू द फर्म ओवर ए कंसिडरेबली लार्ज पीरियड ऑफ टाइम। रिटेन अर्निंग का मतलब समझते हो ना, कि जो पैसा कमाया अपना ही पैसा अपनी ही कंपनी में दोबारा री इन्वेस्ट कर दिया, उसी को कह रहे हैं प्लग्ड बैक, कमा करके वापस डाल दिया। कॉस्ट ऑफ शेयर कैपिटल एंड रिटेन अर्निंग आमतौर पे ऐसी कंपनी में केई जो होता है, केआर जो होता है, वो कम होता है केडी के कंपैरिजन में। तो ऐसी कंपनियां जो करती हैं इक्विटी पे ज्यादा भरोसा करती हैं, डेट पे कम करती हैं। और एक लाइन लिखी है, दिस स्ट्रक्चर इज इंडिकेटिव ऑफ रिस्क एवर्स कंजर्वेटिव फर्म। अंडरलाइन करो वर्ड रिस्क एवर्स। रिस्क एवर्स का मतलब लिखो, जो रिस्क लेने से डरते हैं, जिनको रिस्क पसंद नहीं है, ऐसे लिख सकते हैं। हाँ, ऐसी कंपनियों में। यहां तक गई दिमाग में बात। अब बात करते हैं इन्वर्टेड पिरामिड, यानी पिरामिड का उल्टा, दैट मींस ऐसा। अब इसमें क्या होता है, इसमें इक्विटी वगैरह रिटेन अर्निंग वगैरह कम होती है, ज्यादा क्या होता है, डेट ज्यादा होता है। कल को और पैसा चाहिए तो डेट का कंपोनेंट और बढ़ा देते हैं। पढ़िएगा, सच अ कैपिटल स्ट्रक्चर हैज स्मॉल कंपोनेंट ऑफ इक्विटी, reasonable level of retained, but an ever increasing component of debt. All the increases in capital structure recent past में debt के थ्रू ही हुआ होगा। क्यों होता है इन्वर्टेड पिरामिड, सबसे खराब होता है, क्यों है ऐसा कंपनी? दिस मे बी ड्यू टू श्रिंकिंग ऑफ रिटेन्ड अर्निंग, उसकी रिटेन्ड अर्निंग कम होती जा रही। क्यों? बिकॉज लॉसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। व्यापार में अब मुनाफा नहीं हो रहा, हर साल नुकसान हो रहा है। अब नुकसान होता जा रहा है तो कब तक आप चलाओगे व्यापार? बंद करना पड़ेगा। ऐसी कंपनी का स्ट्रक्चर हाईली वनरेबल है टू कोलैप्स, जल्दी खत्म हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा। चार पढ़े आपने, कौन कौन से आपने चार पढ़े? हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, पिरामिड, इन्वर्टेड पिरामिड। आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ लो, नहीं तो मेरा पास एक क्वेश्चन मैं पूछ लूं आपसे। ये क्वेश्चन मेरा भी था, चलो मैं पूछ लेता हूं एक बार। वर्टिकल कैपिटल स्ट्रक्चर और इन्वर्टेड पिरामिड कैपिटल स्ट्रक्चर में अंतर क्या है? दोनों एक ही तो हैं, फिर दो क्यों लिखे? वहां पे भी डेट कम था, ए डेट ज्यादा था, यहां पे भी डेट ज्यादा, इक्विटी कम थी, इक्विटी कम है। भाई सिंपल डिफरेंस पूछा जा रहा है आपसे, पढ़ के बताइए, कोई टेंशन नहीं। वर्टिकल में और इन्वर्टेड पिरामिड में अंतर क्या हुआ? फिर दोनों में अंतर मैं बता देता हूं, चलिए। बताना चाहता है कोई? हाँ, आप बताना चाहते हैं? उसमें प्रेफरेंस शेयर, ठीक है, चलो एक अंतर ये भी हो गया, उसमें प्रेफरेंस शेयर है। और कोई अंतर, मेजर अंतर? देखिए अंतर ये है, वर्टिकल कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट ज्यादा आपने अपनी मर्जी से रखा था, क्योंकि डेट की कॉस्ट कम थी एज कंपेयर टू केई वगैरह, देखा था ना, इन सच ए स्ट्रक्चर कॉस्ट ऑफ कैपिटल इक्विटी इज हायर देन कॉस्ट ऑफ डेट। तो आपने डेट का पोर्शन ज्यादा रखा क्योंकि केडी कम था। बट इन्वर्टेड पिरामिड में मजबूरी में डेट लाना पड़ता है, क्यों? लॉसेस होते जा रहे हैं, कैसे चुकाए, लेबर को वेजेस कैसे दें, सैलरी कैसे बांटे, रेंट कैसे दें, उधारी पे उधारी आती जा रही है। ये मोटा मोटा दोनों पे अंतर है। तो चार हो गए, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल,
पिरामिड, इन्वर्टेड पिरामिड। हॉरिजॉन्टल में क्या था, डेट का कंपोनेंट बिल्कुल भी नहीं था, केवल इक्विटी था और रिटेन अर्निंग थी और कुछ इसमें था नहीं। वर्टिकल में क्या था, इक्विटी रिटेन अर्निंग कम थी, उसके ऊपर हम जो बेस के ऊपर जा रहे थे, स्ट्रक्चर बना रहे थे प्रेफरेंस, और उसके ऊपर एवर इंक्रीजिंग हमारा डेट था। रीजन था कि डेट की कॉस्ट के के मुकाबले थोड़ी सी कम थी। पिरामिड शेप्ड में हो क्या रहा था, हम इक्विटी रिटेन अर्निंग पे ज्यादा फोकस कर रहे थे एज कंपेयर टू डेट, क्योंकि हो सकता है इक्विटी की कॉस्ट कम रही हो। दोनों में अंतर समझ आया ना, सेकंड और थर्ड में। सेकंड में क्या है, इक्विटी की कॉस्ट ज्यादा थी कंपेयर टू डेट की कॉस्ट। थर्ड में क्या है, इक्विटी कॉस्ट कम है इसलिए इक्विटी पे ज्यादा फोकस। और चौथा तो बर्बादी की निशानी है, ये लिखिएगा नहीं कि बर्बादी की निशानी है। चलें आगे। सर क्या सिग्निफिकेंस है कैपिटल स्ट्रक्चर की, क्या इंपॉर्टेंस है? कैपिटल स्ट्रक्चर इज सिग्निफिकेंट फॉर ए फर्म बिकॉज लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी और सॉल्वेंसी की अगर हम बात करते हैं, वो सस्टेन रहेगी, वो तभी चल पाएगी जब आपके पास एक ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर होगा। अंडरलाइन करिए वर्ड ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर। ऑप्टिमल वर्ड का मतलब होता है सबसे अच्छा, उस सिचुएशन में सबसे अच्छा, और हिंदी बोले तो सबसे सटीक, मतलब उससे ज्यादा भी खराब है और उससे कम भी खराब है। जैसे जब आप लोग शादी करेंगे, आज नहीं तो कल, हो सकता है आपने कोई ढूंढ के भी रखा हो, बात अलग है। आप जब शादी करेंगे तो आप जो भी वर या नारी जो भी चाहेंगे, कैसा चाहेंगे या कैसी चाहेंगे? अच्छा चाहेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी के लिए लड़का ढूंढा जा रहा है, तो क्या देखा जाएगा, लड़का खाता पीता हो कि ना खाता पीता हो? खाता पीते से मतलब समझते हैं क्या? समझदार तो आप लोग हैं। हाँ, मसाला ना खाता हो है, और ना पटौका कर रहे ऐसा वाला ना हो, सिगरेट ना खाता हो, मसाला ना खाता हो, है ना, ड्रिंक ना करता हो, और बोल चाल में स्वभाव में अच्छा हो, सब कुछ बहुत अच्छा हो। और मान लीजिए आपको एक लड़का मिला, सब कुछ बहुत अच्छा, बिल्कुल गाय, आप उससे बात करो ऐसे नजरें झुका के, जी बताइए ना, अच्छा जी क्या कर दे, आप उससे भी शादी नहीं करेंगे। बहुत जरूरत ज्यादा सीधा होगा तो भी आप शादी नहीं करेंगे। क्यों? आप कहेंगे भोंदू है यार ये तो, और बहुत तेज लड़का मिला, ऐसे चाहे हाँ क्या चल रहा है, शादी करने वाला मटेरियल नहीं है, बाकी मटेरियल आप समझ सकते हैं, है ना। आपको चाहिए एक ऑप्टिमम, अब वो आपके लिए सबसे अच्छा है। जैसे भारतीय देश में वो कहते हैं ना, मेरा पति मेरा देवता है। सबका पति आपका देवता नहीं है, आपका पर्टिकुलर पति आपका देवता। सेम है ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर, आपके लिए क्या ऑप्टिमम है, हो सकता है जो आपके लिए ऑप्टिमम हो दूसरे के लिए ऑप्टिमम ना हो। तो हमें यहां पे कोशिश करनी है, तलाश करनी है एक ऐसे कैपिटल स्ट्रक्चर की जो उस फैक्ट में, उस सिचुएशन में ऑप्टिमम बैठे। पढ़ के देखिएगा फिर से, बहुत ध्यान से, बहुत अच्छी लाइन लिखी है। कैपिटल स्ट्रक्चर बहुत जरूरी है, क्यों? लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी, अब शादी से जोड़ा ही है तो सही जोड़े बैठेंगे तो लॉन्ग टर्म चलेगा, है ना। तो कैपिटल स्ट्रक्चर सिग्निफिकेंट है फर्म के लिए बिकॉज लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी और सॉल्वेंसी तभी आएगी जब एक ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर होगा, कंसिस्ट ऑफ एन एप्रोप्रिएट मिक्स ऑफ डेट एंड इक्विटी। अभी मैं थोड़े दिन पहले एक रिलेशन में उनकी 50th मैरिज एनिवर्सरी तो उस पर गया था। दोनों उस पर भी मतलब बुजुर्ग हो गए लेकिन डांस कर रहे थे, बड़े खुश थे। अब उनका कैपिटल स्ट्रक्चर ऑप्टिमम है, आप समझ रहे हैं। अपनी 50 साल की एज हम लोग जी जाए उतना ही बहुत है आज की तारीख में, है कि नहीं। द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑल्सो सिग्निफिकेंट है ओवरऑल रैंकिंग ऑफ द फर्म इन द इंडस्ट्री ग्रुप। आप अपनी इंडस्ट्री में किस रैंकिंग पे आते हो, इस पे कैपिटल स्ट्रक्चर का बहुत बड़ा रोल होता है। क्या क्या सिग्निफिकेंस है? एक तो आपकी फर्म की स्ट्रेटेजी पता चलती है, पढ़ के देखिएगा। कैपिटल स्ट्रक्चर रिफ्लेक्ट करता है आपकी पूरी स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी का मतलब है किस पेस ऑफ ग्रोथ पे आप भागना चाहते हो। इन केस अगर फर्म फास्टर पेस पे ग्रो करना चाहती है तो आपको डेट तो थोड़ा बहुत तो लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि डेट नहीं लगाएंगे तो आप तेजी में भाग नहीं पाएंगे, ट्रेडिंग और इक्विटी का फायदा नहीं मिलेगा। फर्दर इन केस जो ग्रोथ होती है थ्रू एक्विजिशन
or inorganic mode of growth, as it is called, firm would find that financial leverage is an important tool in funding the acquisition. Inorganic growth क्या होती है? इनऑर्गेनिक ग्रोथ पहली बार सुना होगा शायद आपने। अच्छा, अमीर बनने के कितने तरीके हैं? अमीर बनने के तरीके बताएं आपको। मान लो आपको अमीर बनना है, उसका एक तरीका मैं बता देता हूं। तो लीगल तरीके की बात करते हैं। एक तरीका है खूब मेहनत करिए, है ना, दिन रात एक करिए, 5-10 साल झोंकिए, अमीर बनिए। एक और तरीका लीगल, क्या कर सकते हैं अमीर बनने के लिए? हैं? अमीर घर में पैदा हो जाने, वो आपके हाथ में नहीं है। वो जो आपके हाथ में नहीं है वो छोड़ देते हैं, वो तो आपके कर्मों पे पिछले जन्म के। हाँ, हैं? लोन ले लेना। नहीं नहीं नहीं, ऐसा तरीका कि सुकून की जिंदगी है, लोन लेने से नींद नहीं आती है। ये देखिए, यानी अमीर बनने का एक और जो लीगल तरीका है कि आप किसी अमीर को ढूंढ के शादी कर लीजिए, है ना। अमीर लड़का अमीर लड़की को ढूंढ के शादी कर लीजिए, अमीर बन गए। लीगल है इलीगल है? लीगल है। इस ग्रोथ को हम लोग इनऑर्गेनिक ग्रोथ कहते हैं। जैसे कंपनीज की बात करें, आपको अपना बिजनेस ग्रो करना है तो एक तरीका होता है ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक तरीका क्या होता है कि आपने मेहनत करी, है ना, अपना टाइम दिया, सब कुछ दिया, तब जाके कहीं ना कहीं नाम बनेगा। कोई भरोसा नहीं बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा, कंपटीशन का जमाना बहुत है। और इनऑर्गेनिक ग्रोथ क्या है? आपने किसी से हाथ मिला लिया, मर्जर्स, एक्विजिशन, कि यार एक काम करते हैं, तुम्हारा भी मार्केट में अच्छा नाम है, हमारा भी, दोनों मिलके काम करते हैं, वो होती है इनऑर्गेनिक ग्रोथ। आज की तारीख में जितने भी फ्रेंचाइजी मॉडल, ये सब लोग क्या करते हैं? किसी का नाम क्यों ले लेते हैं? आपको व्यापार करना है, आपने सोचा एक काम करते हैं, हल्दीराम की फ्रेंचाइजी ले लेते हैं, जगह बहुत बड़ी, हल्दीराम का एक फ्रेंचाइजी ले लेते हैं। क्यों लेना चाह रहे हो हल्दीराम का? नाम ही तो दे रहा है, आपके पास बाकी सब कुछ है, आपको डोसा वोसा सब बनाना आता है खुद, काहे हल्दीराम की फ्रेंचाइजी ले रहे हो? हल्दीराम चला दो उसमें, लोग आएंगे नहीं ना, आपको पता है, मेहनत करनी पड़ेगी, नाम बनाना पड़ेगा। हल्दीराम के नाम से लोग पहली बार में आने लग जाएंगे, अच्छा हल्दीराम को खुल गया यहाँ पे। उसको नहीं पता कि इस वाले हल्दीराम के ओनर आप हैं, उसको ब्रांड चाहिए, वो है इनऑर्गेनिक ग्रोथ। और इनऑर्गेनिक ग्रोथ जितनी भी होती है वो डेट ला करके होती है। अब आपको हल्दीराम की फ्रेंचाइजी चाहिए, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ फ्रेंचाइजी फी उनको देनी पड़ेगी, डेट ला करके। तो ये लिखा है यहाँ पे, कह रहा है अगर फास्टर पेस पे बढ़ना है, फर्दर अगर आप ग्रोथ करना चाह रहे हैं थ्रू एक्विजिशंस, मर्जर, यानी इनऑर्गेनिक मोड पे, तो फर्म को फाइनेंशियल लेवरेज पे तो ध्यान देना ही पड़ेगा, लोन तो थोड़ा बहुत लाना ही पड़ने वाला है। दूसरा, आपको कैपिटल स्ट्रक्चर देख के फर्म की रिस्क प्रोफाइल पता चल जाती है, कितनी रिस्की है, क्या है। वन कैन गेट अ रीजनेबली एक्यूरेट ब्रॉड आइडिया अबाउट रिस्क प्रोफाइल क्या है फर्म की। अगर डेट कंपोनेंट कैपिटल स्ट्रक्चर में प्रीडोमिनेंट है, डेट कैपिटल ज्यादा है, फिक्स्ड इंटरेस्ट कॉस्ट ज्यादा है, इसका मतलब उसकी रिस्क ज्यादा होगी। आप समझ रहे हैं ना ये बात को, लोन उधारी ज्यादा है। इफ द फर्म हैज नो लॉन्ग टर्म डेट, इट मींस कि या तो वो रिस्क एवर्स है, रिस्क से डरती है, या फिर उसकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी के आर केडी से कम है, इसलिए वो डेट पे नहीं जा रही। लोन से सस्ता तो उसका खुद का पैसा है। तीसरा, इट एक्ट्स एज ए टैक्स मैनेजमेंट टूल। आपने ये भी देखा था कि जो डेट वगैरह होता है उस पे जो इंटरेस्ट देते हैं, वो इंटरेस्ट की आपको टैक्स में डिडक्शन मिल जाती है। तभी जब हम लोग केडी निकाल रहे थे तो केडी में आई के साथ 1 माइनस टी मल्टीप्लाई कर रहे थे, इंटरेस्ट के साथ 1 माइनस टी। तो अगर इंटरेस्ट 10 था, टैक्स का रेट 30% है, यानी 0.3, तो केडी 0.7 आता था। 0.7 मतलब परसेंटेज में 7%। याद है ना, याद, आई 1 माइनस टी अपॉन नेट प्रोसीड इंटू 100 ये कर रहे थे। अगर आप जहां पे काम कर रहे हो, व्यापार कर रहे हो, टैक्स का रेट ज्यादा है, तो आप डेट पे फोकस कर सकते हो। क्यों? क्योंकि डेट की जो कॉस्ट होगी वो उसमें टैक्स का बेनिफिट मिलेगा, तो इफेक्टिव कॉस्ट आपकी कम हो जाएगी। भाई इक्विटी में, प्रेफरेंस में जो डिविडेंड देते हैं वो अलाउएबल एक्सपेंडिचर नहीं होता। पढ़िएगा, कैपिटल स्ट्रक्चर एक्ट करता है एज ए टैक्स मैनेजमेंट टूल ऑल्सो, सिंस इंटरेस्ट जो आप दे रहे हो बोरोइंग्स पे, वो टैक्स में डिडक्टेबल होता है। एक फर्म की जो हेल्दी ग्रोथ करना चाहती है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स बढ़ा रही है, उसको चाहिए कि डेट लगा ले। डेट लगाने से ब्याज वगैरह की रिडक्शन मिल जाएगी, आपकी इमेज बेहतर होती है। अगर अच्छा कैपिटल स्ट्रक्चर है तो अच्छी लोगों की नजरों में इमेज होगी। 2 फायदे हैं अच्छा कैपिटल स्ट्रक्चर की, एक लिखा है आपकी इमेज इंप्रूव होगी, और दूसरा होस्टाइल टेक ओवर के चांसेस कम हो जाएंगे। तो इसलिए कैपिटल स्ट्रक्चर तो बहुत जरूरी है। यहां तक बात गई दिमाग में।
अब बात आती है कैपिटल स्ट्रक्चर विज़ फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। सर इन दोनों में क्या डिफरेंस है? चलो मैं आपको समझाता हूं। चैप्टर का नाम क्या है? कैपिटल स्ट्रक्चर। अच्छा जरा समझिए, बैलेंस शीट देखिए कभी किसी कंपनी की? बैलेंस शीट में जो अगर प्रैक्टिकली नहीं देखी तो कभी क्वेश्चन में देखी ना बैलेंस शीट, ठीक है। बैलेंस शीट में जो इंटायरली लाइबिलिटी साइड होती है, जिसमें सारे लॉन्ग टर्म सोर्सेस भी होते हैं और करंट लाइबिलिटीज भी होती है। करंट लाइबिलिटी जैसे फॉर एग्जांपल ट्रेड पेबल, शॉर्ट टर्म लोन एसेट्रा एसेट्रा, इन सबका टोटल अगर हम करते हैं तो वो कहलाता है फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। और अगर हम केवल लॉन्ग टर्म सोर्सेस की लाइबिलिटी पकड़ते हैं, यानी करंट लाइबिलिटी नहीं पकड़ते, तो वो कहलाता है कैपिटल स्ट्रक्चर। क्या अंतर है दोनों में? फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, कैपिटल स्ट्रक्चर। फाइनेंशियल स्ट्रक्चर इंटायरली लाइबिलिटी साइड है, दैट इज इंक्लूडिंग करंट लाइबिलिटी एज वेल एज लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, बट कैपिटल स्ट्रक्चर केवल लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। मतलब इन शॉर्ट, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में अगर हम करंट लाइबिलिटी माइनस कर दें तो क्या बन जाएगा? कैपिटल स्ट्रक्चर। और इस पूरे चैप्टर में इसीलिए हम कैपिटल स्ट्रक्चर, इसीलिए मैंने बोला हम लोग पूरे लॉन्ग टर्म सोर्सेस की ही बात करने वाले हैं, शॉर्ट टर्म की भी आप बात ही नहीं करने वाले। बट दोनों का डिफरेंस पता होना जरूरी है, क्योंकि लोगों को लगता है ये दोनों एक ही चीज है, लेकिन अंतर है। पढ़ते हैं। अच्छा पहले तो इंजीनियरिंग के बारे में समझा रहे हैं। इंजीनियरिंग में स्ट्रक्चर का मतलब होता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बिल्डिंग, ठीक है जी। फाइनेंशियल टर्म्स में आओ, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर का मतलब है, अंडरलाइन करो, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर का मतलब है ऑल कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंस, सारे कंपोनेंट्स। यहां से पढ़ना, इफ यू टेक अ लुक एट द बैलेंस शीट ऑफ ए कंपनी, इंटायर लेफ्ट हैंड साइड जिसमें लाइबिलिटी है, इक्विटी है, ये सब कुछ फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है, जिसमें लॉन्ग टर्म भी होगा, शॉर्ट टर्म भी होगा। ऑन दी अदर हैंड बात करें तो कैपिटल स्ट्रक्चर क्या हुआ? केवल लॉन्ग टर्म सोर्सेज। एंड हम ये कह सकते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर इज ए पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। बताओ इन दोनों में कौन सी लाइन सही है? कैपिटल स्ट्रक्चर इज ए पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, या दूसरी लाइन फाइनेंशियल स्ट्रक्चर इज ए पार्ट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर? कैपिटल स्ट्रक्चर इज ए पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, इसीलिए हम कह सकते हैं दिस कैपिटल स्ट्रक्चर दस इज ए पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर में आपके क्या क्या आएगा? डिबेंचर, लॉन्ग टर्म डेट, प्रेफरेंशियल कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, रिटेन अर्निंग। इन सिंपलेस्ट टर्म, कैपिटल स्ट्रक्चर फाइनेंशियल स्ट्रक्चर का वो पार्ट है जिसमें केवल लॉन्ग टर्म वाली चीजें अगर उठा लें, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में से, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में दोनों आ रही होंगी, लॉन्ग टर्म भी शॉर्ट टर्म, उसमें से केवल लॉन्ग टर्म उठा लें तो क्या बन जाता है? कैपिटल स्ट्रक्चर। बैलेंस शीट देखते हैं, आप बताइएगा। ये रही बैलेंस शीट। इक्विटी, लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व, सरप्लस, करंट लायबिलिटी, ट्रेड पेबल, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, टोटल। फिर एसेट्स हैं। एसेट साइड का मतलब ही नहीं है। अगर मैं इस पूरे स्ट्रक्चर में फाइनेंशियल स्ट्रक्चर पूछूं टोटल कितने रुपए हैं, तो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में पूरी लायबिलिटी का टोटल कितना है? 4,60,000, यानी फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है 4,60,000 का। और अगर मैं कैपिटल स्ट्रक्चर पूछता हूं, केवल लॉन्ग टर्म चीजें जो कि यहां पे दो दिख रही हैं, 2,72,000, दैट इज 2,72,000। यानी कैपिटल स्ट्रक्चर निकालते समय ट्रेड पेबल और प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स नहीं जुड़ेगा, करंट लायबिलिटी नहीं जुड़ेगी, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में सब जुड़ेंगे। बात गई दिमाग के अंदर की नहीं गई? पढ़ के देखिएगा। इन द अबव इलस्ट्रेशन, टोटल जो लायबिलिटी है वो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है, जिसमें कि लॉन्ग टर्म जो है 2,72,000 का वो कैपिटल स्ट्रक्चर है। हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि टोटल फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में अगर हम माइनस कर दें करंट लायबिलिटी तो हमें कैपिटल स्ट्रक्चर मिल जाता है, यानी फाइनेंशियल स्ट्रक्चर माइनस करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल स्ट्रक्चर। क्या क्या डिफरेंसेस है यहाँ पे देखते हैं। पहला, कैपिटल स्ट्रक्चर केवल लॉन्ग टर्म कैपिटल जो हमने लगा रखी है। दूसरा, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में क्या लिखा हुआ है, मतलब पहले वाले में ही लॉन्ग टर्म भी और शॉर्ट टर्म भी। कैपिटल स्ट्रक्चर कोर एलिमेंट है। बताइए मेन एलिमेंट कौन सा होगा, लॉन्ग टर्म की शॉर्ट टर्म? लॉन्ग टर्म, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म जो बात कर रहे हैं वो बड़ी सोच समझ के करनी चाहिए, क्योंकि वो डिसीजंस इरिवर्सिबल डिसीजन होते हैं जिंदगी के। जैसे शादी लॉन्ग टर्म डिसीजन है कि शॉर्ट टर्म डिसीजन है? मैं आपको शादी का ज्ञान पूरा देता चलूंगा, है ना। लॉन्ग टर्म डिसीजन है, पढ़ाना वैसे चाहिए जैसे बच्चे को समझ में आए। लॉन्ग टर्म तो सोच समझ के करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? सोच समझ के, यानी इरिवर्सिबल डिसीजन है, कोर डिसीजन है, बाकी सब कुछ तो आता जाता रहेगा। कैपिटल स्ट्रक्चर इज द कोर एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर कैन एग्जिस्ट विदाउट करंट लायबिलिटी। कैपिटल स्ट्रक्चर में करंट लायबिलिटी होती नहीं, और अगर मान लो एक कंपनी में करंट लायबिलिटी नहीं है तो जो उसका कैपिटल स्ट्रक्चर है वही उसका फाइनेंशियल स्ट्रक्चर होगा। अगर करंट लायबिलिटी है ही नहीं तो जो कैपिटल स्ट्रक्चर वही फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि एक कंपनी में केवल करंट लायबिलिटी है, लॉन्ग टर्म है ही नहीं, इक्विटी शेयर डिबेंचर कुछ है ही नहीं? ऐसा नहीं हो सकता। पढ़ के देखिएगा। Capital structure can be equal to financial structure, but we cannot have a situation where the firm has only current liability and no long-term capital. I hope आपको बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई?
अगेन। तीसरा, कंपोनेंट जो कैपिटल स्ट्रक्चर के हैं वो यूज कर सकते हैं टू बिल्ड द लेवल ऑफ करंट एसेट, बट current liability should not be used to finance acquisition of fixed asset. This would result in an asset liability mismatch. बहुत ही खूबसूरत पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऐसे समझ में आएगा नहीं, पहले समझा दूं फिर पढ़ना। ये क्या लिखा है, बहुत अच्छी लाइन लिखी है, देखिए समझिए। आप लाइबिलिटी से पैसा लाते हैं, आप लॉन्ग टर्म डेट, इक्विटी, करंट लाइबिलिटी, इस पैसे को कहां लगाते हैं? एसेट्स में। आप उससे बिल्डिंग खरीदते हो, फर्नीचर खरीदते हो, रॉ मटेरियल खरीदते हो, यानी फिक्स एसेट्स खरीदते हो, करंट एसेट्स खरीदते हो, यही तो बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट तराजू है, दोनों मैच कैसे होते हैं? आप वही पैसा तो यहां इन्वेस्ट कर रहे हो। अब जरा समझिए कायदा क्या कहता है, वो सुनिए। कायदा ये कहता है कि जो पैसा आप लेके आए, लोन वगैरह, इक्विटी वगैरह, लॉन्ग टर्म के लिए, उससे लॉन्ग टर्म एसेट्स खरीदिए, फिक्स एसेट्स खरीदिए, और जो शॉर्ट टर्म के लिए लेके आए उससे शॉर्ट टर्म खरीदिए, यानी करंट एसेट्स खरीदिए। दैट मींस रॉ मटेरियल हो गया, माल बेचा, डेटर्स हो गए, थोड़ा कैश पड़ा है। कायदा क्या कहता है? 1-to-1 नेक्सेस होनी चाहिए। एक अच्छी कंपनी में जो आप लॉन्ग टर्म से पैसा ला रहे हो, लॉन्ग टर्म सोर्सेज से, उसको इन्वेस्ट लॉन्ग टर्म करो। शॉर्ट टर्म से ला रहे हो, उसको इन्वेस्ट शॉर्ट टर्म। ये सबसे आइडियल सिचुएशन होती है। लेकिन आप दूसरा केस अगर ये करना चाहो तो कर सकते हो। क्या करना चाहो? आप जो पैसा लॉन्ग टर्म लायबिलिटी से लाए, उस पैसे में से आपने थोड़े फिक्स्ड एसेट खरीद लिए और थोड़े करंट एसेट्स, रॉ मटेरियल खरीद लिया। मैं लिख के समझाता हूं आपको। एक है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, एक है शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, जिसको आप करंट लायबिलिटी भी बोलते हैं। उसके अलावा एसेट्स है, फिक्स्ड एसेट्स, एक है करंट एसेट्स। आइडियल सिचुएशन है कि इससे ये खरीदो, इससे ये खरीदो। सबसे बेस्ट सिचुएशन यही है, लॉन्ग टर्म से फिक्स्ड एसेट और शॉर्ट टर्म से करंट एसेट। दूसरी सिचुएशन, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी से आपने फिक्स्ड एसेट खरीदे और लॉन्ग टर्म लायबिलिटी का ही थोड़ा पैसा यूज करके आपने करंट एसेट्स भी खरीद लिए और करंट लायबिलिटी के पैसे से भी करंट एसेट्स खरीद लिए। तीसरी सिचुएशन, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, यहां पे शॉर्ट टर्म लायबिलिटी लिख ले या करंट लायबिलिटी, कुछ भी, फिक्स्ड एसेट, करंट एसेट। आपने लॉन्ग टर्म लायबिलिटी का पैसा तो फिक्स्ड एसेट में लगाया, शॉर्ट टर्म का भी थोड़ा पैसा फिक्स्ड एसेट में लगा दिया और शॉर्ट टर्म का थोड़ा पैसा करंट एसेट्स में लगा दिया। ये तीन अलग अलग केसेस हैं, लाइन खींच के डिफरेंशिएट कर देता हूं। इन तीनों केसेस में सबसे आइडियल सिचुएशन है पहली वाली, ये सबसे अच्छी है। केसेस के नंबर दे देता हूं, 1 2 3। इन तीनों में एक केस ऐसा है जो कभी नहीं करना चाहिए, जो बर्बादी की तरफ ले जाएगा। 2 और 3 में एक केस कभी हमें नहीं करना चाहिए, हमें परेशान कर सकता है। बताइए क्या करना चाहिए? 1 2 3, सेकंड और थर्ड। 1 तो सबसे अच्छा है, करना 1 ही चाहिए, बट अगर कभी करना पड़ गया तो सेकंड और थर्ड में एक चीज तो कभी नहीं करनी चाहिए। और इसका आंसर सही आने के लिए आप सोचिए, आपका खुद का व्यापार है, खुद का व्यापार है तो आपका आंसर सही आएगा। अगर खुद का व्यापार नहीं सोचोगे तो एफएम कभी आएगी नहीं। बताइए साहब, खुद का व्यापार है, यस और नो? मतलब पहले तो दिमाग में बैठा लिया खुद का व्यापार है। इसमें सबसे भयानक, सबसे खराब सिचुएशन जो है, अच्छा एक बार वोटिंग कर लेते हैं, सेकंड वाले कितने लोग और थर्ड वाले कितने लोग? सबसे खराब सिचुएशन है थर्ड। थर्ड सिचुएशन कभी नहीं करनी चाहिए, इसका कारण समझिएगा। थर्ड सिचुएशन का मतलब है कि आप पैसा लाए शॉर्ट टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, और आपने उसको लगा दिया फिक्स्ड एसेट में, मशीन वगैरह खरीद ली, बिल्डिंग खरीद ली। कल को जब वो शॉर्ट टर्म वाले अपना पैसा मांगने आएंगे, कहां से दोगे? मशीन बेचनी पड़ जाएगी, बिल्डिंग बेचनी पड़ जाएगी। फिक्स्ड एसेट बेचने का मतलब समझ रहे हो? व्यापार बंद करना पड़ जाएगा अगर जबरदस्ती बेचना पड़ गया तो। शॉर्ट टर्म लायबिलिटी का पैसा कभी भी लॉन्ग टर्म एसेट्स में नहीं लगाया जाता, नहीं तो एसेट लायबिलिटी का मिसमैच हो जाता है। बात समझ में गई कि नहीं गई दिमाग में? पक्का? ये फिर भी करने में ज्यादा तकलीफ नहीं है, ज्यादा तकलीफ नहीं है इसमें तब भी। अच्छा ये भी नहीं है, लेकिन ज्यादा
ज्यादा परेशानी नहीं होगी। क्यों? लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी का पैसा करंट एसेट में लगाया, लॉन्ग टर्म वाले भी कहां मांगने आ रहे हैं। समझ में आ गई बात? इसी को कहते हैं एसेट लाइबिलिटी मिसमैच। अब आप वो लाइन पढ़ो, आपको आ जाएगी। कंपोनेंट जो कैपिटल स्ट्रक्चर के होते हैं उसको यूज किया जाता है, मे बी यूज, मे वर्ड है कि कर सकते हैं, वैसे तो करना क्या चाहिए। कैपिटल स्ट्रक्चर, मेरी तरफ देखो, कैपिटल स्ट्रक्चर के कंपोनेंट का मतलब शॉर्ट टर्म की लॉन्ग टर्म। कैपिटल स्ट्रक्चर फाइनेंशियल स्ट्रक्चर दोनों में अंतर समझ गए हो। कैपिटल स्ट्रक्चर मीन शॉर्ट टर्म की लॉन्ग टर्म की, दोनों लॉन्ग टर्म। तो कैपिटल स्ट्रक्चर के जो लॉन्ग टर्म कंपोनेंट है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी का सही तरीका क्या है? लॉन्ग टर्म एसेट खरीदो, फिक्स एसेट। सही तरीका क्या है? लॉन्ग टर्म एसेट खरीदो। लेकिन अगर कभी करना पड़ गया तो क्या लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी को हम करंट एसेट्स में लगा सकते हैं? क्या कभी करना पड़ गया तो हम सेकंड सिचुएशन कर सकते हैं लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी का करंट एसेट में? वो कर सकते हैं। ये लिखा है, लाइन पढ़िएगा। कह रहा है कैपिटल स्ट्रक्चर के पैसे को, यानी कैपिटल स्ट्रक्चर के कंपोनेंट को, यानी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी को मे बी यूज, अगर करना पड़ जाए मे बी यूज, ये नहीं लिखा है शैल बी, मे बी यूज टू बिल्ड लेवल ऑफ करंट एसेट। लेकिन वाइसे वर्सा सिचुएशन कभी नहीं होनी चाहिए। कभी ये नहीं होना चाहिए करंट लाइबिलिटी को तुमने फाइनेंस कर दिया क्या यूज करने में, फिक्स्ड एसेट एक्विजिशन करने में, फिक्स्ड एसेट खरीदने में। ये नहीं करना चाहिए। करंट लायबिलिटी के बेसिस से फिक्स्ड एसेट ना खरीदो। अंतर अब समझ में आ गया? अगर ये कर दिया तो होगा क्या? एसेट लायबिलिटी मिसमैच हो जाएगा। अब बताओ, यहां तक कोई डाउट है? इजी चैप्टर है, टफ है? इंटरेस्टिंग है, मैं सही बताऊं तो, अगर जिसको समझ है और मन से पढ़े तो इंटरेस्टिंग है। तीसरा टॉपिक आता है प्लानिंग एंड डिजाइनिंग ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। किसी भी चीज की पहले प्लानिंग होती है कि पहले डिजाइनिंग होती है? पहले प्लानिंग होती है और फिर डिजाइनिंग होती है। जब भी आप प्लानिंग या डिजाइनिंग करें तो ऐसी करें जो करना संभव हो, पॉसिबल हो। आपने सोचा कि आप एक सपनों का महल बनाएंगे, जब उसकी डिजाइनिंग करी आपने तो आपने कहा इसमें ना एक काम करेंगे, सब नॉर्मल बनवाते हैं, थोड़ा सा यूनिक बनवाएंगे। छत ऊपर होगी, छत नीचे होगी और जमीन ऊपर होगी, पंखे उनके सब नीचे लगे होंगे। हो सकता है प्रैक्टिकली पॉसिबल है, यहां पे तो, इस प्लैनेट पे तो पॉसिबल नहीं है। यहाँ ग्रेविटी, जहां ग्रेविटी नहीं है वहां आप कर लीजिए, ठीक है। तो कभी भी प्लानिंग और डिजाइनिंग सेम बात यहां कर रहे हैं कि आप ऐसी बनाए जो आपके लिए संभव हो, बगल वाले को देख करके ना बनाए। हो सकता है वो बहुत अच्छा हो लेकिन आपके लिए संभव ना हो सकता है आपको तो डेट लेना ज्यादा फायदेमंद है, बट अभी आपका नया व्यापार है, आपको डेट देने के लिए तैयार नहीं है। आपका मार्केट में इतना नाम खराब है कि कोई पैसा नहीं देता आपको, तो फिर अपने हिसाब से आपको उस चीज में बेहतर करना पड़ेगा। आइए पढ़ें। जस्ट एज प्लानिंग और डिजाइन किसी भी फिजिकल स्ट्रक्चर की जितनी जरूरी है, द सेम होल्ड्स उतनी ही जरूरी है कैपिटल स्ट्रक्चर की भी। अ वेल थॉट आउट प्लान ऑफ द फॉर द कैपिटल स्ट्रक्चर सप्लीमेंटेड बाय अ केयरफुल डिजाइन, यानी एक अच्छा प्लान और जिसके पीछे एक अच्छी डिजाइन, एंश्योर दैट प्राइम गोल जो फर्म का है, किसी भी फर्म का, जब हम फर्म बोल रहे हैं तो हम कंपनी हो, सोल प्रोप्राइटरशिप हो, पार्टनरशिप फर्म हो, किसी की भी बात कर रहे हैं, किसी भी कंपनी का बताओ मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर वेल्थ। इधर देखिएगा, किसी भी कंपनी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? फर्म की वैल्यू को मैक्सिमाइज करना, यानी फर्म की वैल्यू को बढ़ाना और कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कम करना। ये दोनों साथ में ही चलते हैं। अगर आप ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिनिमाइज करेंगे तो अपने आप आपके वैल्यू ऑफ फर्म मैक्सिमाइज होगी। तो हर एक कंपनी का यही ऑब्जेक्टिव है कि हमें वैल्यू ऑफ फर्म मैक्सिमाइज करनी। वैल्यू ऑफ फर्म का मतलब क्या होता है वो भी सीख लो, अभी सीखेंगे, नीचे भी आएगा। वैल्यू ऑफ फर्म का मतलब होता है जहां पे हमने डेट की वैल्यू और इक्विटी की वैल्यू दोनों को जोड़ी अपनी टोटल वैल्यू निकालने के लिए, यानी वैल्यू ऑफ फर्म में इक्विटी की वैल्यू भी होती है। तो अगर हमें वैल्यू ऑफ फर्म बढ़ानी है तो यानी हमें इक्विटी की वैल्यू बढ़ानी है, इक्विटी की वैल्यू बढ़ेगी यानी शेयर होल्डर की वेल्थ बढ़ेगी। तो हमें एक ऐसा कैपिटल स्ट्रक्चर चुनना है जिसमें लिखा है मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर वेल्थ, हम इजिली अचीव कर ले। ऐसी डिजाइनिंग, ऐसी प्लानिंग कि हमारा काम आसान हो जाए, हमारा काम टफ ना हो जाए। समझ में आ गई आपको बात? पक्का? प्लानिंग ऑफ द कैपिटल स्ट्रक्चर सबसे पहली एक्टिविटी है जो आप
जितनी जल्दी, जितना आप जब आप इनकॉर्पोरेशन कर रहे हैं उसी समय आपको वो प्लानिंग भी करनी पड़ जाएगी। वंस एक बार फर्म एस्टेब्लिश हो गई, अगला काम जो है इंप्लीमेंटेशन करना। फॉर मीटिंग कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, मींस ऑफ फाइनेंस, अंडरलाइन करिए, पैसे को, प्रोजेक्ट के लिए जो पैसा चाहिए उसको अरेंज करने के लिए आपको मींस ऑफ फाइनेंस अरेंज करने पड़ेंगे। मींस ऑफ फाइनेंस मींस जो पूरा चैप्टर पढ़ रहे हैं कि कितना डेट लाएं, कितना इक्विटी, कहां से लाएं पैसा। हेंस नीड है टाइमली और अर्ली प्लानिंग की। जब भी एक मैनेजमेंट कंपनी का सही प्लानिंग और डिजाइनिंग करेगा, सही प्लानिंग सही डिजाइनिंग करेगा तो उसका कैपिटल स्ट्रक्चर अच्छा बनेगा। और अगर आपने प्लानिंग करने में चूक कर दी या डिजाइनिंग करने में चूक कर दी तो आपका कैपिटल स्ट्रक्चर सही नहीं होगा। कैपिटल स्ट्रक्चर गलत होने का मतलब समझिएगा, जल्दबाजी में अगर आपने शादी गलत कर ली तो आगे आने वाला पूरा जीवन आपका, बोलो खुद ही बताओ, खराब हो जाएगा। तो इसलिए कैपिटल स्ट्रक्चर खराब हो गया, आपका पूरा ध्यान जीवन भर कैपिटल स्ट्रक्चर पे रहेगा, व्यापार कर ही नहीं पाओगे, प्रोडक्शन ही नहीं कर पाओगे, उन्हीं को मैनेज करते जाओगे। इसलिए इसकी प्लानिंग डिजाइनिंग बहुत जरूरी है। मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी शुड सीक आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन व्हाइल मेकिंग डिसीजन रिगार्डिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। क्या क्या मैनेजमेंट को क्वेश्चंस आते हैं दिमाग में जिसके आंसर्स को ढूंढने चाहिए। पहला, हाउ शुड इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट बी फाइनेंस, कैसे उसको फाइनेंस कराया जाए। दूसरा, डज द वे इन विच इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स आर फाइनेंस मैटर, क्या इससे फर्क पड़ेगा कि हम कितना पैसा इक्विटी से लाएं, डेट से लाएं। ये सब आपसे नहीं पूछा जा रहा है, ये सब उस कंपनी का मैनेजमेंट बैठ करके सोचे कि क्या फर्क पड़ेगा। तीसरा, हाउ डज फाइनेंसिंग इफेक्ट करेगी शेयर होल्डर की रिस्क को, रिटर्न को और वैल्यू को, यानी हम कहां से पैसा लाएंगे तो उससे शेयर होल्डर की रिस्क प्रोफाइल में क्या अंतर आएगा। डज कोई ऑप्टिमम फाइनेंसिंग मिक्स है क्या, डज देयर एग्जिस्ट एन ऑप्टिमम फाइनेंसिंग मिक्स इन टर्म्स ऑफ मैक्सिमम वैल्यू टू द फर्म शेयर होल्डर। कैन ऑप्टिमम फाइनेंसिंग मिक्स को हम प्रैक्टिस में कर सकते हैं। मतलब समझिएगा, मैं आपको समझाता हूं। इसमें ये टॉपिक नहीं दिया है आपके आगे, ना न्यू में दिया है ना ओल्ड में दिया है। अलग से इन्होंने कोई टॉपिक नहीं दिया, बीच में कहीं लाइन डाली हो तो बात अलग है। देखिए होता क्या है, ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब होता है सबसे अच्छा। एक होता है ऑप्टिमम, एक होता है एप्रोप्रिएट कैपिटल स्ट्रक्चर। मैं आपको समझाता हूं दोनों में अंतर। ऑप्टिमम का मतलब है कि हमने एक ऐसा कैपिटल स्ट्रक्चर चुना जो हमारे लिए सबसे अच्छा हो, यानी इससे अगर हम कोई भी डेट का कंपोनेंट बढ़ाते या गिराते तो हमारे लिए अच्छा नहीं होता। ऑप्टिमम का मतलब है कि हमने एक ऐसा कैपिटल स्ट्रक्चर चुना जिससे हमारे शेयर होल्डर की वेल्थ, जिससे हमारे फर्म की वैल्यू मैक्सिमम हो गई, इससे ज्यादा यानी नहीं हो सकती। बट प्रैक्टिकल जीवन की बात करते हैं, प्रैक्टिकल जीवन में क्या कभी कोई इंसान कह सकता है कि ये जो वैल्यू है इस समय शेयर जो चल रहा है, मान लो रिलायंस का शेयर 2,500 पे चल रहा है फॉर एग्जांपल, तो क्या 2,500 इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। कल को वो 5,000 का भी हो सकता है, 10,000 का भी हो सकता है, नीचे भी गिर सकता है। ऑप्टिमम हमेशा एक थियोरेटिकल टॉपिक होता है, हम कोशिश करते हैं ऑप्टिमम तक पहुंचने की। जब हम कोशिश ऑप्टिमम तक करते हैं तब हम पहुंचते हैं एप्रोप्रिएट तक। जैसे एग्जाम में ऑप्टिमम सबसे अच्छा कितने मार्क्स ला सकते हो, 100 में 100। आप कोशिश ऑप्टिमम की करते हो तब एप्रोप्रिएट पे पहुंचते हो। अगर कोशिश ही 40 की करोगे तो आएंगे 4। सेम है, क्या ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है, पहला क्वेश्चन। दूसरा, क्या प्रैक्टिकली संभव है, और अगर नहीं संभव है तो उससे मिलता जुलता तो करो, उसको कहते हैं एप्रोप्रिएट। ठीक है, ये क्वेश्चन यहां से इन्होंने लिया, पढ़िएगा। डज देयर एग्जिस्ट एन ऑप्टिमम फाइनेंसिंग मिक्स इन टर्म्स ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फर्म। कैन द ऑप्टिमम, अगला क्वेश्चन, कैन द ऑप्टिमम फाइनेंसिंग मिक्स बी डिटरमाइंड इन प्रैक्टिस, प्रैक्टिकली क्या हो सकता है। एंड व्हाट फैक्टर्स इन प्रैक्टिस शुड अ कंपनी कंसीडर इन डिजाइनिंग इट्स फाइनेंसिंग पॉलिसी। तो ये सारे क्वेश्चंस एक मैनेजमेंट को अपने दिमाग में रखने चाहिए जब भी वो डिसीजन ले रहा है कैपिटल स्ट्रक्चर का। जब भी आप एक अच्छा कैपिटल स्ट्रक्चर को प्लान करोगे ना,
तो उसके क्या एट्रीब्यूट्स होने चाहिए, क्या फीचर्स होने चाहिए। एक अच्छा कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए, फीचर जरा समझिए। रिटर्न, एक ऐसा कैपिटल स्ट्रक्चर चुनना है जिसमें शेयर होल्डर का रिटर्न सबसे कम हो जाए कि सबसे ज्यादा हो जाए, सबसे ज्यादा। रिस्क कम रहे, बहुत ज्यादा ना रहे। फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या है यहां पे? आज आपको पैसों की जरूरत है तो आप पैसा ले आए, कल आपको पैसों की जरूरत नहीं थी, सरप्लस फंड है तो पैसा चुका दीजिए, वापस कर दीजिए, वो है फ्लेक्सिबिलिटी। ज्यादा फ्लेक्सिबल क्या होता है? डेट की इक्विटी। थोड़ा दिमाग लगाओ यार, गलती बताओ। फ्लेक्सिबल का मतलब पहले समझाता हूं। फ्लेक्सिबल का मतलब है कि लेट से हमारे पास सरप्लस फंड है, तुमने वापस कर दिया, फिर जरूरत है तो फिर ले आए। डेट और इक्विटी में ज्यादा फ्लेक्सिबल क्या होता है कंपनी के नजरिए से बताइएगा। मान लीजिए एक कंपनी है, आज उसके पास 1 करोड़ रुपए हैं, अभी जरूरत है। फिर उसके बाद थोड़ा सरप्लस फंड आया, 20 लाख रुपए ज्यादा हैं, उसने कहा वापस कर देते हैं, फिर कभी जरूरत होगी फिर ले लेंगे। कंपनी के नजरिए से ज्यादा आसान क्या होता है? डेट ज्यादा आसान होता है, डेट ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है एज कंपेयर टू इक्विटी। इक्विटी इतना इजीली वापस नहीं कर सकते, उसमें बाईबैक के प्रोविजंस लग जाते हैं। कंपनी लॉ के भी तो जानकार हो तुम लोग हैं, और फिर इक्विटी इशू करने जाओगे तो फिर सारी फॉर्मेलिटीज हैं। लोन इजी रहता है, जरूरत नहीं है आपने बैंक वाले से बात करी कि हम अपना लोन कम कर रहे हैं, जरूरत है बाद में फिर बढ़ा लिया। फ्लेक्सिबिलिटी, अब समझिए। ऑप्टिमम कहता है, ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर कहता है कि फुल फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। एप्रोप्रिएट कहता है कि एप्रोप्रिएट फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। फुल फ्लेक्सिबिलिटी नहीं हो सकती कि जब चाहोगे वापस कर दो, जब चाहो। हाँ, थोड़ी होनी चाहिए। समझ में आई फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब? कैपेसिटी, कैपेसिटी का मतलब क्या होगा? डेट उतना ही लाओ जितना चुका पाओ, जितना झेल पाओ, इंटरेस्ट जितना टाइमली चुका पाओ, लोन का रीपेमेंट जितना कर पाओ, और कंट्रोल। अगर आपको, लेट्स से आप कंपनी के मालिक हो, मालिक कैसे बनोगे कंपनी के? इक्विटी शेयर्स आपके पास हैं, आपको और पैसा चाहिए, दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन है कि इक्विटी शेयर्स और इश्यू कर दो किसी और को, मेरे को। दूसरा ऑप्शन है बैंक से लोन ले आओ। दोनों में आपका मालिकाना हक कहां बचा रहेगा? बैंक से लोन लाने में। तो अगर आपको कंट्रोलिंग अपने पास चाहिए तो फिर इक्विटी और ना इशू करो, डेट और इशू करो। ठीक है, अब पढ़ लो अंदर। एट्रीब्यूट्स ऑफ ए वेल प्लान कैपिटल स्ट्रक्चर, एक साउंड या एप्रोप्रिएट कैपिटल स्ट्रक्चर में फॉलोइंग फीचर्स होने चाहिए। पहला, रिटर्न। कैपिटल स्ट्रक्चर कंपनी का शुड बी मोस्ट एडवांटेजियस सब्जेक्ट टू अदर कंसीडरेशन। आपका कैपिटल स्ट्रक्चर ऐसा हो जिससे मैक्सिमम रिटर्न मिले शेयर होल्डर्स को बिना कोई एडिशनल कॉस्ट। रिस्क, एक्सेसिव डेट यूज करोगे तो इससे थ्रेटन्स द सॉल्वेंसी ऑफ द कंपनी। आपकी कंपनी की सॉल्वेंसी पे एक दिक्कत आ सकती है। क्या? कल को मान लो नहीं कमा पाए तो वो तो ब्याज मांगेंगे, और ब्याज मांगेंगे तो कहीं ना कहीं से लाना पड़ेगा, और हो सकता है तुम्हें फिक्स एसेट बेच के लाना पड़े, कंपनी बंद करके लाना पड़े। टू द पॉइंट, वहां तक डेट लाओ, टू द पॉइंट। जब तक आपकी कोई सिग्निफिकेंट रिस्क नहीं हो रही, इट शुड बी यूज्ड, ये यूज्ड है, अदरवाइज इट्स यूज शुड बी अवॉइडेड। यहां तक बात समझ में आ गई? पक्का? तीसरा, फ्लेक्सिबिलिटी। कैपिटल स्ट्रक्चर फ्लेक्सिबल रखो। इट शुड बी पॉसिबल फॉर ए कंपनी टू अडैप्ट इट्स कैपिटल स्ट्रक्चर विद मिनिमम कॉस्ट एंड डिले वारंटेड बाय ए चेंज सिचुएशन। यानी ऐसा रखो कि पैसा नहीं चाहिए तो वापस कर सके। इट शुड आल्सो बी पॉसिबल फॉर द कंपनी टू प्रोवाइड फंड्स व्हेनेवर नीडेड टू फाइनेंस इट्स प्रॉफिटेबल एक्टिविटी। कैपेसिटी, कैपिटल स्ट्रक्चर डिटरमाइन करना है विद इन द डेट कैपेसिटी ऑफ द कंपनी, एंड दिस कैपेसिटी शुड नॉट बी एक्सीडेड। आपकी कैपेसिटी से आपकी क्षमता ज्यादा ना ले आना। डेट, डेट कैपेसिटी का मतलब है भविष्य में कमा पाओगे, जितना आज लोन ला रहे हो उनको पे करने के लिए, उनके फिक्स चार्जेस देने के लिए, ब्याज देने के लिए, और जब रिडेम्पशन का समय आएगा उनका पेमेंट करने के लिए कमा पाओगे तो ही लाओ। कंट्रोलिंग, अगर आप मिनिमम रिस्क चाहते हो कंट्रोल को लूज करने की या लॉस करने की, तो ओनर को पर्टिकुलरली ध्यान देना चाहिए, और यानी डेट आप ला सकते हो, इक्विटी जल्दी फिर ना लाना। तो इन सारी बातों से हमें क्या समझा है? डेट ज्यादा लाएं कि इक्विटी ज्यादा लाएं? कुछ नहीं समझ में आया। कहीं लिखा है डेट ज्यादा, कहीं लिखा है इक्विटी। तो जब हम एक चीज सोचे तो हमें सारे फैक्टर सोच के जो सबसे बढ़िया है वो काम करना पड़ेगा। डिजाइनिंग अ कैपिटल स्ट्रक्चर, ऊपर क्या किया हम लोगों ने? प्लानिंग के फीचर्स, और ये क्या है? डिजाइनिंग। आफ्टर प्लानिंग हमारा जो अगला इशू है वो डिजाइनिंग का है।
डिजाइनिंग वहां से शुरू होती है जहां से प्लानिंग खत्म होती है। प्लानिंग में क्या क्या ब्रॉड पैरामीटर्स हैं? इट इज लेफ्ट फॉर द डिजाइन टू फिल इन द माइनर डिटेल्स। बड़ा अच्छा लिखा है, इट इज लेफ्ट फॉर द डिजाइन। देखिए, प्लानिंग और डिजाइनिंग की खूबसूरती को समझने के लिए किसी मूवी को आप समझ सकते हैं। मूवी में स्क्रिप्ट राइटर स्क्रिप्ट लिखता है, उसकी प्लानिंग करता है। कई बार कुछ ऐसी स्क्रिप्ट होती है, हमने बहुत सारी ऐसी पिक्चरें देखी होगी जो बड़ी तगड़ी होती है, बहुत अच्छी स्क्रिप्ट होती है, लेकिन एक्टर उतने तगड़े नहीं होते, तो पिक्चर में मजा नहीं आती। और कुछ ऐसी स्क्रिप्ट होती है इसकी स्क्रिप्ट में दम नहीं होता, लेकिन एक्टर की एक्टिंग में दम होता है, तो लोगों को पिक्चर मजा आ जाती है। अगर आपकी प्लानिंग खराब भी हो गई, लेकिन अगर आपकी डिजाइनिंग अच्छी है, तो आप सरवाइव कर लोगे। डिजाइनिंग बहुत इंपॉर्टेंट, प्लानिंग इंपॉर्टेंट है, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट आज के जमाने में जो है वो डिजाइनिंग। यानी जहां पे कहीं लैकिंग प्लानिंग की रह गई, वहां पे डिजाइनिंग उसको फिल कर सकती है। एक अच्छी डिजाइन उस प्लानिंग को उसको सही कर सकती है। आई बात समझ में गई कि नहीं गई? पक्का? आपने कोई घर बनवाया, अब कोई कोना ऐसा निकल आया जो आप नहीं चाह रहे थे, एक पिलर आ गया बीच में, आपको देखने में खराब लग रहा है, प्लानिंग सही हुई नहीं। अब क्या करें? या तो तोड़ के फिर से बनवाएं, या उसी में आपने बिल्कुल उसमें ग्रीनरी ग्रीनरी कर दी, घास लगवा दी, है ना, चारों तरफ गमले लगवा दिए, लाइटिंग्स लगवा दी, जगमग 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 जैसी आपकी चाहिए वैसी लाइट हो रही है, लोगों को देख रहा है क्या बढ़िया है। दैट मीन्स एग्जाम में भी आपने यही करना है। सुनिएगा, कोई ऐसा दिन नहीं आएगा आपके जीवन में जिस दिन आप ये कहेंगे आज हम तैयार है एग्जाम जाने के लिए। हर व्यक्ति को एग्जाम देने में डर लगता है। कोशिश करनी है, तैयारी करके जानी है, इसका मतलब ये नहीं कि प्लानिंग करनी ही नहीं है, प्लानिंग तो करनी है। और उसके बाद फिर वहां वो 3 घंटे का गेम है। उस 3 घंटे गेम में कई ऐसे बच्चे होंगे जो बहुत पढ़ के गए लेकिन वहां नर्वस हो गए, आप समझ सकते हैं वो परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। और कुछ ऐसे बच्चे होंगे थोड़ा कम पढ़ा था लेकिन वहां कॉन्फिडेंस था, कर डाला, सब कुछ करके आए, उनके सर्वाइवल के चांसेस ज्यादा हैं। तो इसलिए डिजाइनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लाइन बड़ी खूबसूरत है, इट इज लेफ्ट फॉर द डिजाइन टू फिल द माइनर डिटेल्स। माइनर डिटेल्स बनने के लिए डिजाइन है। व्हाइल डिजाइनिंग का कैपिटल स्ट्रक्चर, फॉलोइंग पॉइंट्स आपको दिमाग में रखने हैं। पहला, डिजाइन ऐसी बनाओ जो फंक्शनल हो, डिजाइन ऐसी ना बना दो जिससे दिक्कतें हो। जैसे कि क्या लिखा है, डिजाइन शुड क्रिएट सिनर्जी। सिनर्जी समझते हैं? सिनर्जी का मतलब होता है एक और एक दो से ज्यादा हो, ऐसी डिजाइनिंग बनाइए। एक और एक वैसे कितने होते हैं? दो। लेकिन आप ऐसे डिजाइनिंग बनाइए कि आपकी डिजाइनिंग एक और एक को दो से ज्यादा पहुंचा दे, वो होता है सिनर्जी इफेक्ट। ठीक है ना? तो डिजाइन शुड क्रिएट सिनर्जी विद लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी ऑफ द फर्म एंड शुड नॉट बी डिसफंक्शनल। इट शुड फैसिलिटेट, ऐसी डिजाइनिंग हो जो रोजमर्रा के काम में आपकी मदद करे, ना कि बॉटल नेक्स क्रिएट करे, रुकावटें क्रिएट करे। ऐसी सिचुएशन अपने लिए ना लाना जिंदगी में। दूसरा है, डिजाइन फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। कैपिटल स्ट्रक्चर शुड बी डिजाइन टू इनकॉर्पोरेट रीजनेबल अमाउंट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। जरा समझिए, जब भी कोई व्यापार खोला जाता है, तो पहले जब आप व्यापार को खोलते हैं, आपको चाहिए लेट से 1 करोड़। तो क्या जीवन में 1 ही करोड़ की नीड होगी? आज 1 करोड़ चाहिए, कल को व्यापार आपको लगा यार और एक्सपेंड करते हैं, और पैसों की जरूरत होगी, तो ऐसी डिजाइनिंग रखिए कि कल को और चेंजेस इनकॉर्पोरेट कर लीजिए। जैसे घर बनता है, आपने सब कुछ डिजाइनिंग बनवा ली, लेकिन बनते बनते कई बार लगता है यहां पे ये चीज और हो जाती तो और अच्छा लगता। तो डिजाइन फ्लेक्सिबल होनी चाहिए कि कोई चेंजेस को हम इनकॉर्पोरेट भी कर पाए उसके अंदर, इन ऑर्डर टू अलाउ फॉर टेम्परेरी एक्सपेंशन या कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ द शेयर ऑफ ईच कंपोनेंट। तीसरा, डिजाइन जो होनी चाहिए वो स्टैच्यूटरी गाइडलाइंस को पूरी करती हो। ऐसे डिजाइन ना बना दो कि कोई रूल्स और या रेगुलेशन तोड़ दो। तो जब भी आप, जैसे लेट्स से आप लिस्टेड कंपनी है, सेबी के रूल्स दिमाग में रखिए, जितनी भी चीजें हैं कंपनी लॉ को दिमाग में रखिए। डिजाइन शुड कंफर्म थ्रू द स्टैच्यूटरी गाइडलाइंस इफ एनी, रिगार्डिंग कि क्या प्रोपोर्शन, क्या अमाउंट होना चाहिए। लिमिट्स अगर किसी लेंडर ने लगा रखी है, कई बार लेंडर्स भी लिमिट लगाते हैं कि हम जो पैसा दे रहे हैं उसका दुगना पैसा इक्विटी का होगा तो ही हम पैसा दे रहे हैं। तो अगर उसने कोई लिमिट, उसने कोई कंडीशन लगा रखी, तो आपको देखनी कि वो आप पूरी करते रहे, क्योंकि अगर वो पूरी नहीं करा तो फिर दिक्कत है। कोई डाउट हो तो पूछो। है डाउट? क्लास छोड़ नहीं रहे, माइक उतारा है सिर्फ। अगला जो इसमें आता है टॉपिक, ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर का आता है। ऑप्टिमल का मतलब तो अभी तक आप समझ गए हो। पहला पैरा अपने आप पढ़ के समझो। देखो क्या लिखा है पहले पैरे में,
पहला पैरा क्या कह रहा है? क्या कह रहे हैं? हॉरिजॉन्टल भी तो रिस्क एवर्स, हाँ कह सकते हैं हॉरिजॉन्टल भी रिस्क एवर्स, उसमें डेट है ही नहीं। आया क्या समझ में? आ गया? तो अगर आपको समझ में आ रहा है तो आगे आप रीड करके आएंगे, ठीक है? 2 पेज रीड करके आइएगा। चलो, थैंक यू।